इकोलॉजी की स्टडी स्टार्ट ही कहाँ से होती है बच्चे? ऑर्गेनिज्म से होती है। तो बेटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन कहते हैं, और जब मैं बोलूंगी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहलाता है। क्या हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला ही पॉपुलेशन कहलाएगा? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, क्या उसको पॉपुलेशन बोलोगे? माइग्रेशन का मतलब होता है बेटा ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को कोप अप करने के लिए, कि भाई यहाँ अनफेवरेबल कंडीशन है, हम यहाँ मर जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाते हैं। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से मन लगा के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, माइंड मैप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन विद आपकी अपनी रिंकल त्यागी मैम। चलो तो फिर बॉटनी का, इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, बेटा स्टार्टिंग के 3 बल्कि लेंथी चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, दैट इज एसआरएफपी, एमबीआई, जेनेटिक्स, तीनों कवर हो चुके हैं माइंड मैप सीरीज में एकदम डिटेल्ड तरीके से। बेशक वो माइंड मैप है, कम टाइम में डिटेल्ड वीडियोस आपको मिले हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीजें, पॉपुलेशन आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है, ये वाली चीजें पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी का हर पॉइंट कवर हो जाएगा, मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर हो जाएगा। तो इकोलॉजी यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैम इकोलॉजी इतना सुन लिया, पहले एक बार बता दीजिए इकोलॉजी होता क्या है। तो बेटा इकोलॉजी शब्द 2 शब्द से मिलके बना है, इकोज एंड लोगोस। बेटा ओइकोज शब्द का मतलब होता है हैबिटेट एंड लोगोस वर्ड का मतलब होता है स्टडी, यानी कि हैबिटेट की स्टडी, इन्वायरमेंट की स्टडी इकोलॉजी है। यस बेटा, क्या होता है इकोलॉजी में? इंटरेक्शन की स्टडी होती है बेटा। इंटरेक्शन कैसा? वो वाला कि हेलो खाना खा लिया, हेलो कहाँ पे हो, हेलो क्या कर रहे हो, ऐसा इंटरेक्शन नहीं, ठीक है, खैर वो भी है ही। तो बेटा स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हम किसी से लड़ लिए, किसी ने बदले में हमें पीट दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया, उसको हम, या रैबिट प्लांट को खा गया, रैबिट को डियर ने खा लिया। तो ये सब क्या है बेटा? ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन है। यस और नो? तो अमंग ऑर्गेनिज्म को मैं क्या बोलूंगी? कैसा इंटरेक्शन है? बायोटिक एंड बायोटिक के बीच का। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है बेटा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बायोटिक। बायोटिक में कौन कौन आता है मैम? बेटा प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, एंड बेटा जी माइक्रोब्स को नहीं भूलना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का भी आपके लिए माइंड मैप आ चुका है। यस, एक चीज तो हमने सीखी, बायोटिक बायोटिक के साथ इंटरेक्ट कर रहा है बेटा। सेकेंड पॉइंट है इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन चल रहा है, अरे यस और नो? हम एटमॉस्फेयर के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। यस, तो बेटा दिस इंटरेक्शन, जहां पे ये कैसा इंटरेक्शन है? मैं ऑक्सीजन एयर के साथ इंटरेक्ट कर रही हूं, तो बेटा ये कैसा इंटरेक्शन है? बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन। तो इकोसिस्टम में बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है, बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है। अब मैम एबायोटिक के भी नाम आप लिखवा ही दीजिए, ये बात अलग है, हमने 6th क्लास में पढ़ लिया था, पर ठीक है लिख लेते हैं बेटा, लिख लेते हैं बेटा जी। क्या क्या नाम है एबायोटिक में? तो एबायोटिक में बेटा सन आता है, सनलाइट आ गई, वाटर आ गया, गैस एयर आ गई, टेम्परेचर आ गया, सॉइल आ गई। ये सारे फैक्टर्स कैसे हैं? एबायोटिक। प्लांट्स सॉइल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वाटर, सनलाइट, इस सब के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हम सब भी तो बेटा दिस इंटरेक्शन अमंग बायोटिक बायोटिक, बायोटिक एबायोटिक, इसकी स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। चलो मैम शब्द का मतलब सीख लिया। अब इकोलॉजी पढ़ना हम कहां से स्टार्ट करते हैं, ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। बेटा सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए,
अगर मैं किसी भी चीज की बात करूं, आई एम नॉट सेइंग लिविंग और नॉन लिविंग, मैं कह रही हूं कोई भी चीज है, एनीथिंग, ईदर दैट इज लिविंग और दैट इज नॉन लिविंग। बेटा वो किसकी बनी हुई है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मैम? एटम। एटम इज द टाइनी सब्सटेंस ना, जो हर चीज की बेसिक यूनिट है, चाहे लिविंग सेल ही क्यों ना हो। इसका भी अगर मैं केमिकल लेवल पे बेसिक यूनिट की बात करूं तो क्या है बेटा? एटम है। एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हमारे सेल के अंदर सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनल्स बनाते हैं। उसके बाद बेटा ये ऑर्गेनल्स मिलके सेल बनाते हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनता है प्लांट्स में, ऑर्गन बनता है, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक काम करते हैं, जैसे फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब मिलके डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और अदर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इन ऑर्गन सिस्टम्स को मिला मिला के कौन बन गया? फजलू, यानी कि ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम को जोड़ जोड़ के क्या बना? ऑर्गेनिज्म। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस और नो? ठीक है। तो ये जो इकोलॉजी है, देखो यहां से पहले की स्टडी ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहां से ये सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सब हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। सेल हमने पढ़ लिया, टिश्यू हमने पढ़ लिया, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम का ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने पढ़ लिया, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके इंटरेक्शन के बारे में इकोलॉजी में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इकोलॉजी की स्टडी स्टार्ट ही कहां से होती है बच्चे? ऑर्गेनिज्म से होती है। क्लियर है? ऑर्गेनिज्म से इकोलॉजी स्टार्ट होती है, मतलब ऑर्गेनिज्म इज दैट यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। अब यहाँ पे किसका फोटो लगा हुआ है? तुम्हारे पड़ोसी की छत पे उड़ रही चिड़िया, और तुम्हारे पड़ोसी का, अरे यस, तुम्हारे पड़ोसी का। नहीं नहीं मैम, हमारे पड़ोसी तो अच्छे हैं, ऐसे मत बोलो, सांप मत बोलो उनको। नहीं, देखो मेजॉरिटी अग्री करते हो तो बता देना। उप्स, ये स्प्रे हो गया था, मैं तो डरी गई, मैंने कहा सॉन्ग जैसी आवाज भी आ गई है। भगवान, स्प्रे होता है ना फ्रेशनर का। व्हाट अ कोइंसिडेंस। खैर, हाँ तो मैं कह रही थी अग्री करते हो तो बता देना। OMG, दैट वाज स्कैरी। चलो ठीक है। अब एक जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि डू यू गाइज अग्री, या मैं ही इससे अग्री करती हूँ। हे भगवान, मेरे पड़ोसी के बच्चे तो वीडियो नहीं देख रहे। चलो, इन अ पर्टिकुलर एरिया, मैंने बोला नोएडा, इसमें जितने ह्यूमंस रहते हैं वो हो गई ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ नोएडा। इंडिया, ऑफ इंडिया, कोई भी स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है? तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज का, उस पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप किसी पर्टिकुलर एरिया में जो मिलता है, हमने उसे बोला दैट इज पॉपुलेशन। तो बेटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन कहते हैं, और जब मैं बोलूंगी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहलाता है। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है बेटा? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी कहलाता है। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में मैंने बोला सारे प्लांट की पॉपुलेशन, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होंगी बेटा। इसमें क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होंगी। तो मुद्दे को समझना बेटा क्या होता है। सारे उस एरिया में जितने भी प्लांट्स मिलते हैं, तो मैंने बोला उन्होंने बनाई प्लांट कम्युनिटी। प्लांट की डिफरेंट पॉपुलेशन ने क्या बनाई? प्लांट कम्युनिटी। एनिमल्स की डिफरेंट पॉपुलेशन ने क्या बनाई बेटा? एनिमल कम्युनिटी। माइक्रोब्स की डिफरेंट पॉपुलेशन ने क्या बनाई बेटा? माइक्रोबियल कम्युनिटी। माइक्रोबियल कम्युनिटी। तो कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। भाई ये फोटो गलत लगा हुआ है, इसको कृपया इग्नोर करें। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज को, मैंने बोला ये क्या है? ये सब पहचानते हैं, क्या है ये? यस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस और नो?
तो इसमें जितने भी प्लांट्स मिलते हैं बेटा, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो बनाते हैं प्लांट कम्युनिटी। इसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी डिफरेंट एनिमल्स की पॉपुलेशन है वो कहलाएगी बेटा एनिमल कम्युनिटी, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कहलाएगी माइक्रोबियल कम्युनिटी। क्लियर बेटा सभी बच्चों को? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रही है अपने इन्वायरमेंट के साथ। जैसे ये एनिमल कम्युनिटी पानी पी रही है, पानी पे तैर रही है, या फिर प्लांट्स वाटर यूज कर रहे हैं, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसी यूनिट जहां पे लिविंग इंटरेक्ट कर रहा है नॉन लिविंग के साथ, कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रही है अपने इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि लिविंग लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, आपस में इनका इंटरेक्शन, और इनका इंटरेक्शन नॉन लिविंग के साथ। दिस इज इकोसिस्टम। तो मैंने इकोसिस्टम में बोला क्या है बेटा? कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट। इसको क्या बोला? इकोसिस्टम बोला। इसको क्या बोला? इकोसिस्टम बोला। क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम के बाद अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े इकोसिस्टम्स को, इकोसिस्टम के ग्रुप को नहीं, बड़े इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? बायोम। बायोम क्या होता है? लार्ज इकोसिस्टम। जैसे हमें पूरे बायोम पे ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंने आपको दिखाया था बेटा, ये एक बायोम है, ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है अपने आप में। तो ये क्या है? एक बायोम है। क्लियर है? तो बड़ा इकोसिस्टम बायोम है। क्लियर? जैसे कि मैंने एग्जांपल्स लिख दिए, क्या क्या? लार्ज इकोसिस्टम में क्या क्या, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बस ध्यान से सुनते जाना है, सब समझ आ जाएगा। तो मैंने एग्जाम्पल लिखे क्या क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एटसेट्रा। उसके बाद बेटा ये अर्थ, दैट इज बायोस्फीयर, जिसमें तीन चीजें हैं बेटा, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब हवा, लिथोस्फेयर मतलब रॉक, हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो इस बायोस्फेयर को लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम से कंसिडर कर सकते हैं हम। यहाँ पे भी अल्टीमेटली हो तो यही रहा है, ओवरऑल जो कम्युनिटीज हैं वो एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ओवरऑल तो यही कहानी चल रही है, तो इसीलिए इसको ग्लोबल इकोसिस्टम बोल देते हैं बेटा। मतलब इकोसिस्टम का साइज बहुत छोटे से बहुत बड़ा भी हो सकता है, जब चैप्टर आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर किसके साथ डील करता है? पॉपुलेशन के साथ। अभी अभी हमने सीखा पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीशीज के होने चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया में होने चाहिए, और बेटा सेम रिसोर्स या तो शेयर कर रहे हैं या उसके लिए कंपीट कर रहे हैं। और पॉपुलेशन उस ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें और फर्टिलाइजेशन करें और नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सके, यानी कि वो इंटरब्रीड कर सके। क्या हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला ही पॉपुलेशन कहलाएगा? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, क्या उसको पॉपुलेशन बोलोगे? बैक्टीरियम के ग्रुप को पॉपुलेशन बोलोगे क्या? यस। तो इकोलॉजी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूडेड है। मतलब ये जो बैक्टीरिया की मुझे ग्रुप दिख रहा है, इसके लिए भी मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? पॉपुलेशन। बैक्टीरियल कॉलोनी, ये क्या है? रोडेंट्स, ये इनकी पॉपुलेशन है। ये क्या है बेटा? टीक वुड ट्री, ये इसकी पॉपुलेशन है। उसके बाद ये क्या है बेटा? कोमोरेंट, कोमोरेंट। एंड देन बेटा जी ये क्या है? लोटस। तो ऑल दीज आर, दिस इज पॉपुलेशन के एग्जाम्पल। लोटस की पूरी पॉपुलेशन है, यस और नो? ये डिफरेंट कोमोरेंट्स यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन बनाएंगे। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब बेटा अगर मैं बोलूं किसी ऑर्गेनिज्म की क्वालिटीज, किसी ऑर्गेनिज्म की क्वालिटीज, तो बेटा उसका जन्म होगा यानी कि बर्थ, उसकी मृत्यु होगी यानी कि डेथ, उसकी कोई एज होगी तो मैंने लिखा एज,
वो मेल या फीमेल होगा, यानी कि सेक्स। बेटा सेक्स और जेंडर में हमें याद रखना है, जेंडर एक सोशल वर्ड है। बायोलॉजिकली, ये बार बार स्प्रे हो जाता है, मुझे डर लग जाता है। बायोलॉजिकली क्या होता है, बायोलॉजिकल टर्म क्या है बेटा, बायोलॉजिकल टर्म मेल या फीमेल स्पेसिफाई करने के लिए वी यूज सेक्स नॉट जेंडर। अगर ऐसा होता तो हम जेंडर क्रोमोसोम बोलते, सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते? अरे समझ गए तुम लोग? ठीक है, तो ये तो किसी ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी है कि वो अब जन्मा अब मरा, ये उसका सेक्स है, वो मेल है या फीमेल है, ये उसकी उम्र है। लेकिन जब यही क्वालिटीज यानी कि यही एट्रीब्यूट्स मुझे पॉपुलेशन पे लगाने हो तब क्या? अगर यही एट्रीब्यूट्स मुझे कहां लगाने हैं बेटा, पॉपुलेशन पे लगाने हैं, फिर क्या करें? सेम एट्रीब्यूट्स मुझे पॉपुलेशन के लिए यूज करने हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? तो बेटा बर्थ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं भाई, पॉपुलेशन का बर्थ नहीं, बर्थ रेट होगा, डेथ नहीं, डेथ रेट होगा। किस रेट से डेथ हो रही है, सेक्स नहीं, सेक्स रेशियो होगा, कितने फीमेल पे कितने मेल या कितने मेल पे कितने फीमेल। उसके बाद एज नहीं, एज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि भाई इतने इतने और इतने करेंगे अभी इस पे बात। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं बेटा, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन के, जिन पे अपन बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बर्थ रेट और डेथ रेट पे। बेटा रेट का मतलब ही क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बर्थ मतलब जन्म, डेथ मतलब मृत्यु। तो डेथ रेट या बर्थ रेट का मतलब क्या है, एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन नंबर, ये इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज बेटा बर्थ रेट या फिर डेथ रेट। मतलब मुझे फॉर्मूला देना हो बर्थ रेट या डेथ रेट का, तो क्या फॉर्मूला जाएगा बेटा, चेंज कितना हुआ, चेंज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था, पहले से कितना मौजूद था। तो मैंने यहां पे लिख दिया इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन। तो कितना चेंज हुआ अपॉन पहले कितना था, दिस इज बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, अगर बर्थ हुए हैं तो चेंज में बी आ जाएगा, और डेथ हुए हैं तो चेंज में वो डिफरेंस आ जाएगा। सेक्स रेशियो शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, सेक्स रेशियो वर्ड का ही मतलब है कि पर 1000 मेल्स पे उस गिवन पॉपुलेशन में कितने फीमेल हैं। जैसे इंडिया में 2023 में ये नंबर थोड़ा अलग था, अभी थोड़ा अलग है। 2023 में क्या था, फीमेल्स ज्यादा थे मेल्स से, अभी फिर से मेल्स थोड़े से ज्यादा हैं फीमेल्स से। अरे ठीक है, उसके बाद हम बात करें एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन की एज नहीं बता सकते, हम डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में बच्चे, बूढ़े और एडल्ट्स कितने कितने हैं। यानी कि बच्चे मतलब प्री रिप्रोडक्टिव, बूढ़े मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एडल्ट्स मतलब रिप्रोडक्टिव। अरे ठीक है, तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम बताएंगे किसकी हेल्प से बेटा, एज पिरामिड्स की हेल्प से, पिरामिड की हेल्प से बताएंगे। 3 कैटेगरीज, तो ये क्या बताएगा बेटा, एज डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा ऑफ मेल एंड फीमेल। यानी कि ये रहे बेटा, उप्स, ये रहे बेटा, ये रहे, ये एक कैसी पॉपुलेशन हो सकती है, देखो तीन रेंज है, प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे, एडल्ट्स और बूढ़े, है ना। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा, रिप्रोडक्टिव कम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और कम, इसका मतलब बर्थ रेट हाई है, यस और नो। बी कैसा है, ज्यादा है, नए जन्म ज्यादा हो रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है। यही अगर स्टेबल है, मतलब जितने रिप्रोडक्टिव उतने प्री रिप्रोडक्टिव, इसका मतलब बर्थ रेट स्टेबल है। बर्थ रेट कैसा है, काइंडा स्टेबल है। अरे ठीक है, इसीलिए वो पॉपुलेशन भी ना बढ़ रही है ना घट रही है। लेकिन अगर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, जैसे चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यही किया गया, तो बर्थ रेट कम है, तो वहां की पॉपुलेशन डिक्लाइन यानी कि घट रही है। समझ आया?
अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो एक्सपेंड हो रही है क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे ज्यादा हैं। अरे यस और नो? तो अब बेटा इसके साथ ये हुआ खत्म, बर्थ रेट और सेक्स रेट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा इस गांव को सब पहचानते हैं, जगह का नाम क्या है? ढोलकपुर। यस, कोई ही होगा जो इसको नहीं पहचानता। मैंने बोला कि यहाँ पे 1000 बच्चे थे, 1000 ह्यूमंस थे। और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, हम बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर लिख रही हूं पहले तो मैं, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ बेटा? नेक्स्ट ईयर हमने देखा कि 4 बर्थ हो गए, या 10 बर्थ कर देते हैं, और 5 डेथ हो गए। तो वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? बर्थ रेट कैसे आएगा? कितने चेंज हुआ? 10। अगर मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जाम्पल दूं, ये मैंने 2 डिफरेंट एग्जाम्पल लिए हैं, केस 1 केस 2। इनको मिक्स नहीं करना है, ठीक है? इनको मिक्स नहीं करना है कि बर्थ और डेथ घटा के फिर हम निकाल रहे, नहीं, ठीक है? इनको मिक्स नहीं करना है, ये 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। 10/1000। अरे ऐसा नो, कितना आंसर आ जाएगा? 0.01। अब ये 0.01 बर्थ रेट मुझे क्या बताता है? पर इंडिविजुअल 0.01 बढ़ा है बर्थ। समझ आया? मतलब हम ये नहीं बता रहे कि जो नए बर्थ हो रहे हैं वो किसके हैं, हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया। हम सिर्फ क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पर इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये क्या है बेटा? 0.01 न्यू ह्यूमन पर ईयर पर इंडिविजुअल। तो ये बेटा पर कैपिटा का ऑप्शन है, पर इंडिविजुअल का ऑप्शन है। क्लियर है सभी को? उसी तरीके से जब हम डेथ की बात करेंगे तो भाई कितनी हुई है? 5/1000। तो जो भी वैल्यू आएगी 0.005, तो ये क्या है? डेथ पर ईयर पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब क्या है? पर इंडिविजुअल। तो ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट बेटा निकाले जाते हैं, ये कैसे निकाले जाते हैं? ये पर कैपिटा निकाले जाते हैं। वैल्यू कैसी आती है? पर कैपिटा, यानी कि पर इंडिविजुअल। हम नहीं देख रहे यहाँ पे, हम नहीं देख रहे टुनटुन मौसी का बच्चा है या किसका बच्चा है। हमने देखा कि भाई पर इंडिविजुअल 0.01 बढ़ा है, पर इंडिविजुअल 0.05 घटा है। क्लियर है? तो ये पर इंडिविजुअल का डेटा है। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके आंसर बताना है। कमेंट योर आंसर, फिर मैं जो सही आंसर होगा उस पे वो करके सही आंसर बोल दूंगी। अब नेक्स्ट डेटा जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी शब्द का मतलब ही क्या होता है? साइज क्या है पॉपुलेशन का, गिवन एरिया में साइज क्या है पॉपुलेशन का, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब भाई इसको अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो ये हमें क्या बताता है? अगर कहीं पे किसी की डेंसिटी कम है किसी की ज्यादा है, तो मैं बोल सकती हूँ या तो इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, या इनको कोई प्रेडेशन आके खा रहा है, या पेस्टिसाइड ने इस पर्टिकुलर इंसेक्ट की संख्या को कम कर दिया है। तो ये सब हमें क्या बताएगा बेटा? इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, प्रेडेशन एंड पेस्टिसाइड। यस। अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके हैं डेंसिटी नापने के। क्या क्या है मैम? जल्दी से बता दीजिए। टोटल नंबर कैलकुलेट कर लो, रिलेटिव डेंसिटी निकाल लो, अभी बताऊंगी क्या होता है, बायोमास निकाल लो, पग मार्क्स देख लो। चलो एक एक करके थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। जैसे टोटल नंबर की मैं बात करूं, मैंने गिन लिया कि भाई 10 साइबेरियन क्रेन भरतपुर राजस्थान में है, तो ये नंबर कर लिया, तो ये पॉपुलेशन साइज बता रहा है हमें। या फिर मैंने बोला मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेल्युलर एल्गी है इस पॉन्ड वाटर में है, तो ये हमने गिनती कर ली। लेकिन बेटा क्वेश्चन ये आता है, जैसे मैं किसी पॉन्ड में मछलियां गिनने जाऊं या किसी पेट्री डिश में बैक्टीरिया गिनने जाऊं, तो गिनना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए बेटा हमने क्या बोला? इट इज वेरी डिफिकल्ट, और यहां पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या कैलकुलेट करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है मैम? बैक्टीरिया और फिश के केस में, जैसे मान ले बेटा ये पॉन्ड था, तो मैंने क्या किया? इतने पर्टिकुलर एरिया में जाला लेके फिश का नंबर कैलकुलेट कर लिया, इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, और फिर उनका निकाला एवरेज। फिर देखा कि ऑन एन एवरेज एक कोने पे इतनी हो सकती हैं, तो 4 कोनों की वैल्यू निकाल दी। ऐसे रिलेटिव डेंसिटी नापी जाती है। अब मुझे नहीं पता ना, मैं सारे पॉन्ड में तैर तैर के मछली गिनूं, पता लगा मैंने इसको गिन लिया, फिर मैं दूसरे कोने पे पहुंची, दूसरी भी वहीं पहुंच गई।
इस तरीके से थी 200 और मैंने बना दी 2000 मछलियां, तो ये तो गलत हो जाएगा ना बेटा। तो हम क्या करते हैं, चार कोनों पे डेंसिटी निकालते हैं, नंबर निकालते हैं, उनका एवरेज निकाल के फिर एक एवरेज, एक रिलेटिव वैल्यू दे देते हैं कि भाई लगभग लगभग इतना हो सकता है। डन है, क्लियर है। उसके बाद बेटा हम बात करें बायोमास की, तो बायोमास निकालना उस केस में हमें हेल्पफुल है, जैसे मैंने बोला, मैंने पार्थेनियम की गिनती करी, बैनियन ट्री की गिनती करी, इकोसिस्टम में इसका कंट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 200 पार्थेनियम से, हाँ कि ना। तो यहां इस केस में हम 200 और 1 कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा एक ही तो प्लांट है, 200 प्लांट है, लेकिन यहां प्रिसाइज वैल्यू जाएगी बेटा बायोमास, या कितना एरिया कवर करा, परसेंट कवर। अरे ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि बायोमास ऑफ 1 banyan ट्री इज मोर देन 200 पार्थेनियम प्लांट, तो बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ये यहां पे कैलकुलेट करना अच्छा है क्योंकि 200 पार्थेनियम प्लांट तो कतई इतने से ही होंगे और बैनियन ट्री इतना बड़ा होगा। डन है, समझ आ गया। अब बेटा नेक्स्ट है पगमार्क्स। पगमार्क्स क्या होता है, शेर गिनती के होते हैं जंगल में, चीता गिनती का होता है, टाइगर गिनती का होता है। तो हम क्या करते हैं, साइज ऑफ पगमार्क कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई तीन साइज मिले हमें, इसका मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं तो एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस जंगल में 3 शेर हैं। ऑल्दो आजकल तो बहुत आसान है भैया, ड्रोन छोड़ दो, बहुत आसान है, लेकिन पुराने जमाने में तरीके अपनाए जाते थे, है ना। लेकिन आजकल तो बहुत हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं। और क्या कर सकते हैं बेटा, और क्या कर सकते हैं, फीकल मैटर, शेर की पॉटी इकट्ठे करके उसको लैब में ले जा रहे हैं और देख रहे हैं कितने टाइप की पॉटी हैं। बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगा, तो जितने टाइप की उससे एस्टिमेट किया कि हाँ भाई इतने शेर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ना डायरेक्टली नहीं गिना है, हमने जो जनगणना करी है, जो गिनती करी है, जो सेंसस करा है, वो इनडायरेक्ट है। पगमार्क्स देख के बोला इतने शेर हो सकते हैं, यहां हर जगह हम डायरेक्ट कर रहे थे। डायरेक्ट मछलियां गिनी, फिर उनका रिलेटिव निकाला, डायरेक्ट साइबेरियन क्रेन गिनी, डायरेक्ट बायोमास निकाला। लेकिन ये कैसा है बेटा, दिस इज इनडायरेक्ट। कैसा है, इनडायरेक्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। रिवीजन करने के लिए बेटा ये लेक्चर बहुत ही अच्छा है, बस ध्यान से सुनते जाओ, अपनी स्पीड के अनुसार लगा भी सकते हो और सुनते जाओ। पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा किसी भी जगह की स्टेबल नहीं होती, इस पे फर्क पड़ता है कि वहां पे कितना फूड है, कैसी वेदर कंडीशन है, क्या इफेक्ट ऑफ प्रेडेशन पड़ रहा है। अगर प्रेडेटर ज्यादा आ गए तो भाई उसमें डियर की पॉपुलेशन को कम कर देंगे, अरे यस और नो। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पे इन सब का बहुत फर्क पड़ता है। 4 प्रोसेस से हम पॉपुलेशन को निकाल सकते हैं। एक तो हो गया मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब बेटा डेथ रेट। एक हो गया नेटैलिटी मतलब बर्थ रेट। इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन आइए जानते हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट तो हमें पता है कि कितने उस पर्टिकुलर एरिया में कितने मरे पर यूनिट टाइम, कितने जन्मे पर यूनिट टाइम। तो मरे हैं तो पॉपुलेशन कम होगी, बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। माइग्रेशन का मतलब होता है बेटा ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को कोप अप करने के लिए, कि भाई यहां अनफेवरेबल कंडीशन है, हम यहां मर जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अगर यहां से कहीं गए हैं तो इस जगह से क्या हुई, एग्जिट, तो यहां पॉपुलेशन कम हो गई, ई माइग्रेशन, एग्जिट ले लिया। यहां पे आए हैं तो इस जगह पे क्या हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज, तो इन हुए हैं, इमिग्रेशन हो गया। ठीक है, इमिग्रेशन मतलब आए हैं, इमाइग्रेशन मतलब गए हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना हो तो बेटा हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे यस और नो, ये बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप एज इट इज रिप्रेजेंट करके आओगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कि नेटैलिटी है तो इंक्रीज हुआ है, मोर्टेलिटी है तो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज, मोर्टेलिटी, डिक्रीज। ई एग्जिट लिया माइनस, इमिग्रेशन प्लस। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आता है इसका प्यारा सा कि भाई एक टाइम t+1 में मैंने देखा, t+1 में मैंने देखा कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, तो मैं बोलूंगी टाइम t पे कितनी थी और उसके बाद उसमें कितने बर्थ हुए और कितने आए, इसको जोड़ लो और उनको घटा लो, कितने डेथ हुए कितने गए। तो क्या हम फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, कितने आए, कितने जन्मे प्लस कितने आए, ये तो जुड़ेगा, और माइनस क्या होगा, कितने डेथ हुए और कितने यहां से चले गए। अरे क्लियर है, और यहां प्लस लगा दो क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। अरे सही है, क्लियर है सभी को, यस।
तो ये बेटा फॉर्मूला निकल के आता है, ये हमें याद होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कौन कर रहा है, डिक्रीज कौन कर रहा है, इंक्रीज कौन कर रहा है, नेटालिटी इमिग्रेशन, डिक्रीज कौन कर रहा है, मोर्टेलिटी इमाइग्रेशन। क्लियर, आया समझ में, हो गया क्लियर। अब बेटा हम बात करें ग्रोथ रेट पे। दो टाइप के ग्रोथ रेट हो सकते हैं। एक हमने माना कि जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं। ओ भाई, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, ऐसा तो आइडियली मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आइडियल सिचुएशन हो गई। तो इस केस में बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 164, 64 से 128, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो रेट है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। क्यों, इनिशियल वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, पहले 2 से 4 हुए थे, फिर 4 से सीधा 8, फिर 8 से सीधा 16, तो जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। आई होप इतनी फिजिक्स आप समझते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। और कैसा आएगा, जे शेप्ड ग्राफ आएगा। कैसे ग्राफ आएगा, जे शेप्ड ग्राफ आएगा। ठीक, और बेटा अगर मैं इसके इंटीग्रल फॉर्म निकालूं, इसका जो फॉर्मूला है जो मुझे याद रखना है वो क्या है, एन टी बराबर एन नॉट ई रेज़ टू द पावर आर टी। एन टी क्या है, टाइम टी पे जो पॉपुलेशन है, एन नॉट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम 0, मतलब जब मैंने कंसिडर करना शुरू किया इनिशियल टाइम पे। और आर क्या है बेटा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक पॉपुलेशन, बायोटिक पोटेंशियल या ग्रोथ रेट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ रेट। ठीक है, और ई क्या है बेटा, इसी पे सवाल आ गया था, मुद्दे की बात, मजे की बात देखो, ई पे सवाल आ गया था पेपर में कि ई किसको रिप्रेजेंट करता है, बायो के पेपर में 2021 में। बोला नेचुरल लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, और भी 2 ऑप्शन थे। सोचो तुम, ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है बेटा, जहां पे हम ऐसी ग्रोथ देख रहे हैं कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसका मतलब शुरुआत में ग्रोथ होगी लेकिन बाद में ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया, ज्यादा रिसोर्सेज को खत्म कर दिया तो ग्राफ डाउन में भी जा सकता है ना। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ बेटा नेचर में रिसोर्स लिमिटेड है, कंपटीशन होगा, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट होगा। सो इसमें क्या होगा बेटा, क्या देखने को मिलेगा हमें, लैग फेज, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ेगा, फिर बढ़ना कम हो जाएगा, और फिर फाइनली एक एसिम्पटोट मतलब एक स्टेशनरी फेज आ जाएगा। समझ गए ना तुम लोग, ऐसे समझो, पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर तेज बढ़ेगा क्योंकि इनिशियल वैल्यू बढ़ गई 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 128। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है 32 से 64, ये ज्यादा नहीं है, और फिर और ज्यादा इंक्रीज, देखो ना 32 से 64 बहुत ज्यादा इंक्रीज है, और 64 से 128 और ज्यादा है। अरे यस और नो, मुझे तो किसी की आदत नहीं पड़ी, जैसे पिस बोले जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी आ जाएगा कब, हाँ, तो जब एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ना शुरू हुआ, फिर एक टाइम आएगा रिसोर्सेज लिमिटेड है तो घटना शुरू होगा, और फिर स्टेबल हो जाएगा। अरे यस और नो, और साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे इसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ। नाम याद रखना है। ये क्या कंसिडर करता है बेटा, ये के को कंसिडर करता है। के मतलब क्या है बेटा, एक कैरिंग कैपेसिटी है नेचर की, उससे ज्यादा होगा तो अपने आप बैलेंस में आ जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है। जब कैरिंग कैपेसिटी n के बराबर हो जाएगी तो पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि ग्रोथ रेट k बराबर n 0 हो जाएगा। समझ गए, तो ये क्या इन्होंने ऐड किया, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। जब k बराबर n होगा तो rn इंटू 0 यानी कि पॉपुलेशन रेट क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को कंसिडर करता है। ये 2 ग्राफ्स बेटा, ये किसका है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, एक्सपोनेंशियल। ये किसका है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का। ये कैसा आया है, सिग्मॉइड कर्व आया है, एस शेप्ड या फिर सिग्मॉइड कर्व है। कैसा है, टिपिकल सिग्मॉइड कर्व है। यस, उसके बाद बेटा यहाँ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो हम कर चुके हैं। तो ये बता रहे हैं कि ए जो है वो एक्सपोनेंशियल है, बी जो है वो लॉजिस्टिक है, के जो है वो कैरिंग कैपेसिटी है। क्लियर है,
अब आर की वैल्यू हमें डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं एनसीईआरटी में, आर की वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। प्यारे प्यारे फजलूज मुझे कमेंट करके बताएंगे नॉर्वे रेड की, फ्लोर बीटल की। ये क्वेश्चन आपको क्यों दिए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप एनसीईआरटी को खोलो, उससे अपनी दोस्ती को बढ़ाओ, बाकी दोस्तों का साथ थोड़ा छोड़ो, है ना। और ह्यूमंस की, करंट नहीं, उस पर्टिकुलर ईयर की। अब बेटा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या लिखा हुआ है भाई? अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए, ऐसे समझो, ऐसे समझो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, किसी पर्टिकुलर एरिया में है, तो बेटा क्या होता है, क्या होता है, ऐसा होता है कि हर पॉपुलेशन क्या कोशिश कर रही है, अपने आप को इस तरीके से फिट बनाने की कोशिश कर रही है कि उसका रिप्रोडक्शन बढ़िया हो। मतलब वो अपने आप को इस तरफ लेके जा रही है, इवोल्यूशन इस तरीके से हो रहा है कि उसकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़िया हो, इफेक्टिव रिप्रोडक्शन कर पाए। जैसे प्लांट्स में ही देख लो आप, एल्गी हुआ करती थी बेचारी, पानी में रहती थी, पानी में रिप्रोडक्शन होता था, पानी नहीं रहेगा तो एल्गी बन ही नहीं पाएगी, नहीं तो लिमिटेड जगह मिल रही थी। फिर धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स, जहां पानी आता जाता रहता है, मतलब हम लैंड पे भी मिलेंगे। फिर धीरे धीरे टेरिडोफाइट्स, लेकिन फिर और एडवांस आए जिम्नोस्पर्म की, हम तो सीड बना के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारा प्लांट का जो नया बेबी है, जो एम्ब्रियो है, वो तो सुरक्षित कवच में है। फिर और ज्यादा कि भैया पॉलिनेशन हो और सीड फैले, तो उन्होंने फ्लावर और फ्रूट्स बनाना शुरू करा। फ्रूट्स खाएंगे तो क्या होगा भाई? फ्रूट्स खाएंगे तो क्या होगा? फ्रूट्स खा के जानवर फेंकेंगे तो सीड गिरेगा मिट्टी पे, तो एक जगह से दूसरी जगह फ्रूट फेंका, तो प्लांट अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है ना ये सब करके। तो कहीं ना कहीं हर कोई अपने आप को फिट बना रहा है, ओवरऑल पॉपुलेशन अपने आप को फिट बना रही है विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, कि उनका रिप्रोडक्शन अच्छा हो, वो नेचर में बने रहे। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डार्वेनियन फिटनेस बोलते हैं। हाई आर की वैल्यू करना, ग्रोथ रेट बढ़ाना, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बढ़ाना, इसको डार्वेनियन फिटनेस बोलते हैं। अब कुछ स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनिज्म की बताई गई हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइफ टाइम एक ही बार ब्रीड करते हैं और भर भर के ब्रीड करते हैं, मतलब नए इंडिविजुअल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू। सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग, जैसे ऑयस्टर और पेलाजिक फिश। ज्यादा नंबर प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन स्मॉल होगी तो ज्यादा नंबर प्रोड्यूस कर देंगे, और जिसका बायोमास ज्यादा होगा यानी लार्ज होगा तो कम प्रोड्यूस हो जाएंगे। अरे ये सुनो, ब्रीड मैनी टाइम ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द मैमल्स। और भाई स्मॉल नंबर प्रोड्यूस होगा लेकिन लार्ज साइज होगा, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, एलिफेंट, तुम लोग, ह्यूमंस। अरे सही है। तो यहां से हमने सीखा कि बायोमास अपना क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जा रहा है। अब ये जो पॉपुलेशन है ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि फायदा हो, इंटरेक्शन नुकसान का भी हो सकता है, और कुछ हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि जीरो, न्यूट्रल इंटरेक्शन भी हो सकता है। बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल, न्यूट्रल। तो ये इंटरेक्शंस हमारे सिलेबस में है। म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा, कंपटीशन, दोनों का नुकसान। भाई तुम किसी से लड़ रहे हो किसी चीज के लिए, दोनों को चोट लगेगी, दोनों अफेक्ट हो जाओगे, दोनों का नुकसान होगा, भले ही अंत में जीत किसी की भी हो, पर थोड़ा थोड़ा नुकसान तो सबका हो रहा है। जब भी कभी युद्ध हुआ है तो भाई नुकसान तो दोनों राजाओं का होता है ना, भले ही वो जीत गया, सेना तो उसकी भी मरी है ना, तो कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। प्रेडेशन बेटा, एक का फायदा एक का नुकसान, कोई किसी को खा जाएगा, जिसने खा लिया उसका फायदा, जिसको खाया उसका नुकसान। पैरासिटिज्म, कोई किसी पे चिपक जाएगा, उससे न्यूट्रिशन सक करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, जो सक कर रहा है न्यूट्रिशन उसका फायदा, जिसका न्यूट्रिएंट जा रहे हैं नुकसान। कमेंसलिज्म, बहुत ही प्यारा सा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के न्यूट्रल होके किसी दूसरी स्पीशीज का फायदा हो रहा है। और एक होता है जिंदगी में अमेंसलिज्म, अपने को कुछ नहीं है लेकिन अपन उसका नुकसान कर देंगे। ऐसे भी लोग होते हैं ना, ऐसे भी होते हैं चूजे, और ऐसे भी होते हैं। अरे ऐसे नो, चलो तो एक एक करके पढ़ते। सबसे पहले सबसे प्यारा, जहां दोनों का फायदा हो रहा है, जिसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, जो कि हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए। बाकी इससे अच्छा मुझे कमेंसलिज्म लगता है कि न्यूट्रल होके दूसरों के काम आ जाओ, खत्म। चलो देखो, लाइकन्स और माइकोराइजा, नाम तो सुना ही होगा। लाइकन्स में बेटा क्या होता है, लाइकन्स में क्या होता है, एल्गी एंड फंजाई, दोनों एक दूसरे का साथ निभाना वाला साथिया साथ निभाती हैं, जन्म जन्म का साथ। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं रहेगी, तो खत्म हो जाएगा। बेटा ये खाना बनाती है, ये शेल्टर प्रोवाइड करती है, ये सुनो। दूसरा नाम है बेटा माइकोराइजा, जन्म जन्म का साथ, एक नहीं तो दूसरा नहीं भाई, एक नहीं तो दूसरा नहीं।
माइकोराइजा में क्या होता है बेटा, हायर प्लांट्स की रूट होती है और फंजाई होती है। हायर प्लांट की रूट्स के साथ फंजाई एसोसिएट हो जाती है, हमें दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो फंजाई है ये क्या करती है, और ये क्या है, रूट ऑफ हायर प्लांट। तो ये जो फंजाई है बेटा, ये इसके लिए क्या करती है, ये इसके लिए सरफेस एरिया बढ़ा के वाटर एब्जॉर्प्शन करती है, मिनरल एब्जॉर्प्शन करती है, इसको ड्रॉट से बचाती है, इसको सूखा पड़ जाता है ना, मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करके रखा है। सॉइल में कोई पैथोजन इस पे अटैक करने आया तो पहले उसको सामना फंजाई का करना होगा, तो उन सब से बचाती है, सॉइल बॉर्न पैथोजन से बचाती है। डन है, समझ आ गया। उसके बाद यस, एक बहुत ही प्यारा रिलेशन कि भाई जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे के लिए, कैसे हेल्पफुल है, पॉलिनेशन वाला रिलेशन। प्लांट जो है वो रिवॉर्ड देते हैं कि भाई तुम पॉलन खा लो, तुम नेक्टर कलेक्ट कर लो, तुम फ्रूट्स खा लो, और प्लांट्स का क्या फायदा होता है, उनका पॉलिनेशन होता है और उनका सीड फैलता है। क्या फैलता है, सीड फैलता है। एंड सेफगार्ड अगेंस्ट चीटर्स। भाई चीटर्स कौन होते हैं, चीटर्स कौन होते हैं, चीटर्स वो एनिमल की कम्युनिटी है बेटा जो पॉलन खा ले, नेक्टर खा ले, लेकिन पॉलिनेशन ना कराए। चीटर हो गया ना, बुरी बात हो गई, ये सुनो। चलो आगे सुनो। अब बेटा क्या होता है, कोइवोल्यूशन। कोइवोल्यूशन शब्द का मतलब क्या है, ऐसा रिलेशन जहां पे एक इवॉल्व करेगा तो दूसरा भी इवॉल्व करेगा, एक थोड़ा बदला तो दूसरा खुद को बदल लेगा। कितनी अच्छी बात है ये। जैसे फिग और वास्प का बेटा देखा जाता है, इनके बारे में एक कहानी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनो। फिग और वास्प, क्या कहानी है, फिग एंड वास्प। बेटा इनकी स्टोरी ये है कि जो फिग है, फिग की ओवरी में वास्प अपने एग ले करती है। फिग की ओवरी में क्या करती है, वास्प अपने एग ले करती है। तो अगर वास्प नहीं है, एक पर्टिकुलर वास्प, तो फिग का पॉपुलेशन नहीं होगा। अगर फिग नहीं है तो वास्प को अपने एग ले करने नहीं आते, समझ गए। तो भाई अगर इसमें कुछ बदलाव आया तो वास्प बदलेगा, वास्प में कुछ बदलाव आया तो फिग बदलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के हैं, इनके अलावा इनका कोई नहीं है, इसका पॉलिनेशन कोई नहीं करेगा, इसके एगले कोई नहीं कर पाएगा। अपने एगले इसमें कर देती है, सुरक्षित इसके अंदर ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, लार्वा बनता है, एडल्ट बनता है। क्लियर है, ऐसा। तो ये कोएवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ये रॉबर का एग्जाम्पल है। रॉबर या चीटर, कुछ भी बोल लो तुम इसको, रॉबर या चीटर। तो अब इसके बदले में भाई एक बहुत ही बेहतरीन सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी बताती है कि तो क्या हुआ, इंसेक्ट की कम्युनिटी में चीटर्स हैं, तो क्या हुआ, इंसेक्ट की कम्युनिटी में चीटर्स हैं, हम भी कुछ कम नहीं है बदला लेने में भाई, बदला बदला बदला। ये जो हमें दिखाई दे रही है ये वास्प नहीं है, ये पेटल है। इस पेटल ने क्या करी है, मिमिक्री करी है। किसकी मिमिक्री करी है बेटा, इस पेटल ने मिमिक्री करी है किसकी, बम्बल बी या फीमेल बी बोल सकते हैं, फीमेल बी की। और मेल बी को लगता है ये फीमेल बी है, तो मेल बी क्या करता है, स्यूडो कॉप्यूलेशन। OMG, स्यूडो कॉप्यूलेशन, स्यूडो कॉप्यूलेशन, ऐसा। चलो भाई देखते हैं क्या नाम है बेटा। जो प्लांट है वो एक ऑर्किड है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड, जिसका नाम है ओफाइरस। ये क्या करता है, छल करता है, सेक्सुअल डिसीट करता है पॉलिनेशन के लिए। इसका तो पॉलिनेशन हो जाएगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा, है ना, बी के साथ और बम्बल बी के साथ। क्यों, मेल बी क्या करता है, स्यूडो कॉप्यूलेशन। असल में तो फीमेल बी है ही नहीं, अरे ये सुनो। तो ये हुआ बेटा म्यूचुअलिज्म। अब हम बात कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन, जहां पे एक न्यूट्रल होके दूसरे का फायदा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पैदा, कुछ नहीं फायदा हो रहा है, होने दो यार। कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है बेटा, प्लस और जीरो का रिलेशन है। जैसे कि ऑर्किड जो है वो मैंगो की ब्रांच पे चढ़ जाता है, मैंगो का कोई नुकसान नहीं है इसमें, ऑर्किड को ज्यादा लाइट मिल जाएगी, फ्लावर्स का पॉलिनेशन अच्छा हो जाएगा। वेल के ऊपर बार्निकल्स आ जाते हैं, वेल का कोई नुकसान नहीं है इसमें, वेल की बैक पे बार्निकल्स आए, बार्निकल्स को सुरक्षित घर मिल गया, सुरक्षा मिल गई भाई, वेल के आसपास कोई नहीं आएगा तो इसको प्रेडेटर्स से सुरक्षा मिल गई, है ना। और वेल जब खाना खा रही है तो इधर उधर खाना फैल रहा है तो खाना भी मिल जाएगा, अरे ऐसा ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटल इगरेट।
एंड ग्रेजिंग कैटल, हमने ये सीन तो देखा ही होगा जहां पे कैटल घास खा रही है। तो भाई जब घास खा रही है तो इंसेक्ट्स उड़ेंगे, जब इंसेक्ट्स उड़ेंगे तो ये इग्रेट, इसको क्या मिलेंगे, खाने को मिलेंगे। तो भाई इससे इसका कोई नुकसान, इसका फायदा हो रहा है। दिस इज कमेंसलिज्म। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है सी एनिमोन के टेंटिकल्स में क्लोन फिश है। भाई टेंटिकल्स में ना पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि इस फिश के लिए नुकसानदायक नहीं है लेकिन बाकियों के लिए है। तो ये क्या करती है, यहाँ रहती है। जब ये यहाँ रहती है तो इसको रहने की जगह मिल गई और सेफ जगह मिल गई। सी एनिमोन के पॉइजनस टेंटिकल से कोई यहाँ नहीं आएगा, तो इनको कोई नहीं खाएगा। बड़ी मछली से बच गई है छोटी मछली। अरे डन है, समझ आ गया? ठीक है, अब अमेंसिलिज्म देखेंगे। अमेंसिलिज्म भाई कतई वाहियात, एकदम टॉक्सिक। कैसे? दूसरा न्यूट्रल है लेकिन दूसरे का नुकसान कर देगा, एक का नुकसान कर देगा। -0 वाला रिलेशन है न्यूट्रल एंड डेट्रीमेंटल। एक स्पीशीज हार्म हो रही है और दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इट कैन बी सीन एज फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन और कॉम्पिटिटिव बिहेवियर अमंग अदर ऑर्गेनिजम्स। देखो जरा कैसे, एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक। क्या एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक का? एक बात बताओ, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम फंजाई पेनिसिलिन बनाती है, उसकी वजह से ये इसके आसपास बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इसमें पेनिसिलिन का कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है। बैक्टीरिया को भी नुकसान। अरे भाई क्या नुकसान, वो जा चुका है धरती को छोड़ के, पधार चुका है, तो उसका तो नुकसान ही नुकसान हो गया, उसकी तो जिंदगी चली गई। अरे ऐसा ना, तो यही लिखा हुआ है टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती है मोल्ड यानी कि पेनिसिलिन फंजाई। फंजाई का कोई फायदा नहीं है लेकिन बैक्टीरिया अपनी जीवन से हाथ धो बैठा है, हाथ धो बैठा है ऐसा। चलो, व्हेन ऑर्गेनिज्म सच एज गॉट, बकरी आई थी घास खाने, घास खाते खाते बीटल खा लिया। बीटल से बकरी को कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, बकरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटल, उसने तो अपनी जान से हाथ धो दिया ना। तो दिस इज अमेंसिलिज्म। ठीक है, ये अमेंसिलिज्म है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स होते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, बना बनाया खाना दूसरों से चूस चूस के खा लेंगे, ये पैरासिटिज्म है। फ्री के रहने की जगह मिलती है, उसी पे रहेंगे, उसी के अंदर या उसी पे। जैसे मच्छर आ जा, मच्छर नहीं सॉरी, हमारे लिए मच्छर नहीं है, ऊप्स क्राइम कर देती है अभी मैं। जैसे बालों में जूं हो जाती है ना, तो बालों पे ही रह रही हैं, यहीं फ्री में रह रही हैं, यहीं फ्री में खा रही हैं, मतलब अलग ही ऐश है इनकी, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, कोई काम नहीं करना पड़ रहा। अरे ठीक है, तो ये पैरासिटिज्म है। ऐसे लोग भी होते हैं ना, फ्री फंड में लोगों के यहाँ रह के मुफ्त खाना खाना चाहते हैं या मुफ्त के किसी की मेहनत से खुद को क्रेडिट देना चाहते हैं। वी सी सच पीपल अराउंड अस। कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, बस उनसे डिस्टेंस होना है। क्यों? क्योंकि हम उनसे बच नहीं सकते अगर उनके साथ हैं। जितना दूर रहेंगे उतना अपने लिए अच्छा है। समझ गए ना? समझदार के लिए इशारा काफी है। पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, अपने होस्ट के हिसाब से खुद को इवॉल्व कर लेंगे पैरासाइट्स। ठीक है, अब पैरासाइट्स में क्या क्या अडेप्टेशन है भाई? उनको सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो अपने होस्ट पे रह रहे हैं। जो सेंस करना है होस्ट को करना है, उन्हीं पे डिपेंडेंट है। एडहेसिव ऑर्गन्स, चिपक जाए होस्ट से तो इनके अंदर एडहेसिव ऑर्गन्स होंगे, सकर्स होंगे चूसने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन तो होस्ट से ले रहे हैं, बना बनाया खाना मिल रहा है इनको। हाई कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन होगी, इनका मकसद एक ही है, होस्ट को न्यूट्रिशन सक करो और अपना नंबर बढ़ाओ, बस। तो बच के रहें ऐसे लोगों से भी। इसका बढ़िया एग्जाम्पल आता है बेटा ह्यूमंस। होता है ना, एक ह्यूमन दूसरे के लिए पैरासिटिक होता है, तो बेस्ट एग्जाम्पल बेटा ह्यूमंस। बाकी ह्यूमन लिवर फ्लूक याद कर लेना। डिपेंड्स ऑन स्नेल एंड फिश, ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए भाई अगला स्नेल और फिश पे डिपेंडेंट है, खुद से कुछ नहीं कर सकता। सोचो इसका लेवल देखो कि इसकी लाइफ साइकिल ही तभी कंप्लीट होगी। तो बेटा पैरासाइट होस्ट के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों? वो उनका सर्वाइवल, उनका ग्रोथ, उनका रिप्रोडक्शन कम कर देते हैं, उनको वीक बना देते हैं, इतना कमजोर बना देते हैं कि कल को उनको कोई प्रेडेटर आके खा सकता है और वो खुद को बचा नहीं पाएंगे। अरे ये सुनो, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म बेटा एक काइंड ऑफ रियल पैरासिटिज्म नहीं है, स्पेशल पैरासिटिज्म है, जहां पे कुकू और क्रो की कहानी है। एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड had evolved to resemble host egg in color and size. कुकू यानी कोयल, ये मैंने लिखा कुकू यानी कोयल,
ये मैंने लिखा क्रो। तो कुकू ने खुद के साथ क्या किया, कुकू के अंडे ऐसे हैं कि ये क्रो के नेस्ट में चुपचाप रख के आ जाती है, क्योंकि उसके अंडे बिल्कुल क्रो के अंडे से मैच कर रहे हैं। अब क्रो सारी जितना भी टाइम है उस टाइम पे पूरी केयर करता है उसके एग की। तो भाई धोखा हो गया, ब्रूड हो गया, ब्रूड पैरासिटिज्म, स्पेशल पैरासिटिज्म है। ठीक है, इतना कोई बहुत बुरा नहीं है, बट यस बुरा भी है भाई। इतनी मतलब इमोशनल डैमेज, अंडा फूटा। 3 इडियट्स तो देखी होगी ना तुमने, शॉक्ड है ना, ऐसा हो गया। तो भाई ये है, और ऐसा भी हो ही जाता है ना। बाकी बेटा 2 कैटेगरीज हैं, अगर सरफेस पे रह रहा है तो एक्टोपैरासाइट है, सरफेस में रह रहा है मतलब होस्ट के अंदर रह रहा है तो एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट्स की लाइफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उन्हें और ज्यादा खुद को स्पेशल करना पड़ेगा होस्ट के अंदर रहने के लिए। अरे ऐसा नो, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सिंपल है, लेकिन लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कैसा होगा, हाई होगा। अब बेटा एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट की लिस्ट आप बनाओगे एग्जाम्पल्स की फ्रॉम एनसीईआरटी, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा कंपटीशन। कंपटीशन जहां पे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, दोनों का नुकसान होगा। अरे ठीक है, दोनों का क्या होगा, नुकसान होगा। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जब 2 स्पीशीज में आपस में कंपटीशन होगा तो भाई ये किस में हेल्प करेगा, इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। अरे ठीक है, अब एक चीज हमें याद रखनी है, कंपटीशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपटीशन तभी होगा जब 2 स्पीशीज साथ रह रही हो, रिलेटेड हो, है ना। टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर सकती हैं, सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर सकती हैं। जैसे फ्लेमिंगो और फिश, देखो फ्लेमिंगो लैंड पे है और फिश पानी में है, फिर भी ये यहाँ मिलने वाले छोटे छोटे एनिमल्स यानी कि जू प्लैंक्टन के लिए कंपीट कर रहे हैं कि मैं खाऊं कि तू खाए, मैं खाऊं कि तू खाए, है ना। तो जरूरी नहीं है सेम जगह पे हूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा, द फिटनेस दैट इज आर is of one species is significantly lower in presence of another species। भाई कंपटीशन में क्या होगा, कंपटीशन में क्या होगा कि भाई क्या होगा, अगर कोई ज्यादा डोमिनेटिंग स्पीशीज मौजूद है किसी वीक स्पीशीज के सामने तो उसका आर अपने आप क्या होगा, कम होगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या होगी, कम होगी। अब एक चीज है बेटा कंपटीशन रिलीज क्या है, क्या कर लिया जाए यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ लोअर स्पीशीज इंक्रीजेस ड्रामेटिकली व्हेन द सुपीरियर स्पीशीज इज रिमूव्ड। सुपीरियर स्पीशीज को रिमूव किया मतलब जो दूसरे को वो कर रही थी, क्या कम कर रही थी, बेसिकली लड़ाई झगड़े में दूसरी वाली का आर कम हो रहा था। तो जब हमने डोमिनेट वाली हटाई तो बेटा जो लोअर वाली थी, जो इंफीरियर वाली थी, उसका नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिला। जैसे बैलेनस और कैथेमेलस में मैं बात करूं, देखो जरा बैलेनस और कैथेमेलस की कहानी। पहले ऐसा था कि बैलेनस यहां मिल रहे हैं लो टाइड पे, डोमिनेटिंग है, सुपीरियर है, और कैथेमेलस कैसा है, इंफीरियर है, कैथेमेलस इंफीरियर। जब बैलेनस हटा दिए तो इसका इंक्रीमेंट देखने को मिला, ये हमने एक्सपेरिमेंटली करके देखा बेटा। तो ये पॉइंट है कि डोमिनेटिंग के सामने आर वैल्यू कम होगी, जब डोमिनेटिंग वाली हटा देंगे तो आर वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अब गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें कुछ बताता है, क्या बताता है बेटा, ये बताता है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कि 2 कंपीटिंग स्पीशीज हैं जिसमें से एक सुपीरियर वाली है तो इंफीरियर वाली वहां सरवाइव नहीं कर सकती, वो खत्म ही हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं एबिंगडन टॉर्टोइज की एंड गॉट की गैलापागोस आइलैंड पे, तो भाई एबिंगडन टॉर्टोइज बहुत धीरे धीरे खाना खाया करता था, गॉट बहुत स्पीड में खाना खा लेती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एबिंगडन टॉर्टोइज बेचारा क्यूटी, हाँ क्या हुआ इसके साथ कि धीरे धीरे इसको खाना मिलना बंद हुआ और भूख से मरने लगे, और 10 साल के अंदर अंदर इसकी स्पीशीज पूरी तरह क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ये एक्सटिंक्ट हो गई।
अरे ठीक है। अब कोएग्जिस्टेंस क्या होता है? कोएग्जिस्टेंस क्या होता है भाई? कोएग्जिस्ट कर सकते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग करके, मतलब जिस पे फीड कर रहे हैं, या तो टाइम बदल लो, या फिर एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अरे यस और नो? तो ये वार्बलर है बेटा, वार्बलर की 5 डिफरेंट स्पीशीज जो एक ही ट्री पे फीड कर रही हैं, लेकिन इनकी फॉरेजिंग हैबिट अलग है। ये इतने में फीड करेगी, ये इतने में फीड करेगी, ये इतने में, तो ये आराम से जी सकती हैं, है ना? तो इन्होंने कंपटीशन क्या कर लिया अपना, बचा लिया खुद को। कैसे? रिसोर्स पार्टीशनिंग करके को एग्जिस्ट यानी जी सकती हैं। गॉस ने तो बोला था को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, रिसोर्स पार्टीशनिंग से को एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा प्रीडेशन। ठीक है, प्रीडेशन पे बात कर रहे हैं। प्रीडेशन में क्या होगा बेटा? एक खाएगा दूसरे को। मान लो प्लांट को खाया ग्रासहोपर ने, तो भाई ये भी प्रीडेशन है, सारे हर्बीवोर्स प्रीडेटर्स हैं। ग्रासहोपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने, मान लो, ठीक है, हॉक ने। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली प्रीडेशन होने से क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब प्रीडेटर्स ना बहुत ही प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट यानी कि चालाक होते हैं। चालाक होने का मतलब है कि ये प्रीडेशन कुछ इस तरीके से करेंगे कि अगर इस फ्रॉग ने सारे ग्रासहोपर खा लिए तो कल को फ्रॉग को ग्रासहोपर खाने को नहीं मिलेंगे, फ्रॉग ही भूख से मर जाएगा। तो ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में क्या करते हैं? प्रीडेशन करते हैं। और ये एबिलिटी इनकी कि ये इसको खा रहा है, हम किस में यूज करते हैं? जैसे मच्छर को खा जाता है ड्रैगन फ्लाई, तो हम मच्छर से कंट्रोल पाने के लिए खेतों में ड्रैगन फ्लाई छोड़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेस्ट कंट्रोल का काम कर रहा है। यस और नो? तो इनको यूज किया जाता है बायोलॉजिकली पेस्ट कंट्रोल में। ठीक, अब ये स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्यों? इनका नंबर बैलेंस रहेगा तो इनके बीच का कंपटीशन कम हो जाएगा, राइट? जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एक पिसास्टर है, स्टारफिश है, अगर इसको रिमूव कर दिया बेटा तो देखा गया कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। समझ आया? क्लियर है? उसके बाद तो ये हमने देख ही लिया कि प्रूडेंट क्यों है, ये तो डन है। बाकी प्रे स्पीशीज में बेटा डिफेंस मैकेनिज्म, जिनका शिकार होने वाला है प्रे, जो शिकार कर रहा है प्रेडेटर, इसका नुकसान इसका फायदा। यस और नो? तो प्रे कुछ कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे एक नजर में देखो तो यहाँ हमें फ्रॉग नहीं दिखेगा, दूसरी नजर में ध्यान से देखो तो हाँ भाई यहाँ फ्रॉग तो है। अरे यस और नो? अगर मैं ये आंख छुपा दूं तो ये फ्रॉग ना दिखे। अरे यस, तो फ्रॉग तो है, ये रहा फ्रॉग। तो ये क्या करते हैं? कैमोफ्लेज शो करते हैं, यानी कि कलर ऐसा शो करेंगे कि अपने प्रेडेटर्स को दिखे ही ना। मोनार्क बटरफ्लाई खुद को डिस्टेस्टफुल बना लिया, स्वाद में बहुत बेकार, केमिकल प्रेजेंट है इसमें क्योंकि इसका लार्वा उस प्लांट पे फीड कर रहा था, लार्वल स्टेज। ये मोनार्क बटरफ्लाई बेटा हम सब ने देखी होगी, डिस्टेस्टफुल हो गई अपने प्रेडेटर के लिए, बचा लिया खुद को। अकेशिया और ये कैक्टस, गाय भैंस खाने आएंगी, इनको नहीं खाएंगी। क्यों? क्योंकि इन पे तो कांटे हैं, बचा लिया खुद को, डिफेंस मैकेनिज्म है। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, मैं बात करूं कैलोट्रोपिस की, तो हमने ये प्लांट तो सभी ने देखा ही होगा अपने आसपास। तो बेटा ये जो कैलोट्रोपिस है, ये जो कैलोट्रोपिस है बेटा, इसकी स्टोरी ये है कि इसमें ना टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। उस टॉक्सिक सब्सटेंस से हम बोलते हैं कि जो कैटल्स हैं उनको नुकसान है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो इसके आसपास हमने कभी भी कैटल्स नहीं देखे होंगे। यस, तो इसने खुद को बचाया अपने अंदर केमिकल प्रोडक्शन से। यस, तो यस बेटा मिलते रहेंगे, पढ़ते रहो। हमने बहुत ही आराम से माइंड मैप के तौर पे पूरे चैप्टर को रिवाइज किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।